करते हैं, लेकिन वो जब शौक पैदा हो गया है वो आपकी तरफ देखेंगे कि क्या आप वाकई वो लोग हैं जो कह रहे थे कि हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, क्या आपकी मिसाल से वो कायम करने के लिए तैयार है। इसलिए आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको मुझे मायूस नहीं करना। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और कोई चीज़ मैं आपको नहीं कहूँगा करो क्योंकि मैं खुद भी करूँगा। और ये सारी जो मैं आपको सबको बता दूँ कि सारे वजीर जो बनेंगे, जो भी वजीर आला बनेगा, सब ऑन ट्रायल होंगे, सब हम मॉनिटर करेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड हो। आपको हम टारगेट देंगे, सारे आपके टारगेट्स मॉनिटर किए जाएंगे सारी मिनिस्ट्रीज के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सवाल है हुकूमत का, मैं हूं अली आबिद। नाजरीन, इमरान खान ने आज दो नज़ीरें कायम की हैं। अव्वल, नैब के सामने खुद पेश होकर उन्होंने आज ये बता दिया कि इंसान बड़ा हो या छोटा, कानून के सामने सबको अब झुकना होगा। और दूसरी नज़ीर उन्होंने आज ये कायम की है कि बगैर प्रोटोकॉल के सफ़र करके ये साबित कर दिया है कि ट्रैफिक क़वानीन पर इतलाक़ अब सिर्फ अवाम नहीं बल्कि खवास पर भी लागू होगा, जो यकीनन कप्तान के नए पाकिस्तान का सबसे ही मुनफरिद पहलू होगा। इन तमाम बातों से क़तई नज़र आज इमरान खान ने अपनी नई हुकूमत की तरजीहात भी वाज़ेह कर दी हैं। एक तो यह कि वो हुकूमत करने नहीं आए बल्कि जिहाद करने आए हैं, आज उन्होंने ये बात कही है। और दूसरी ये कि उनके वज़रा जो भी करेंगे उस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी, मरकज़ में भी और सूबों में भी। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अब एहतसाब हर उस शख्स का किया जाएगा जिसे अवाम की खिदमत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस पर अगर, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अमल दरामद हो जाता है तो फिर पाकिस्तान की किस्मत यकीनन बदल सकती है। तो इस मौजू पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सिस्टम जो है वो स्लो हो गया था, जिसकी बुनियाद पर ये सारे मसाइल क्रिएट हुए हैं। और हम देख रहे हैं तमाम अपोजिशन जमातें तो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। तमाम अपोजिशन जमातों ने कल धरना देने का भी ऐलान कर दिया है, इस्लामाबाद पर एहतजाज करने का भी ऐलान किया है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन कमीशन से शिकवा है। तो इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद से तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ हमारे हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। लाहौर से अनवार हाशमी होंगे, पेशावर से फरजाना अली होंगी और थोड़ी देर में ही कराची से रफ़त सईद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तारिक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। अब ज़रा ये बताइएगा, इमरान खान बार बार कह रहे थे, तहरीक इंसाफ कि प्रोटोकॉल नहीं लिया जाएगा, कम से कम प्रोटोकॉल होगा, जो SOPs हैं वही फॉलो करेंगे, कोई शाह खर्चियाँ नहीं होंगी। आज इमरान खान ने सबसे पहले तो ये नज़ीर कायम की, नैब ने बुलाया था, पेश हो गए, खुद पेश हुए, साथ साथ प्रोटोकॉल भी नहीं लिया। आम आदमी के तौर पर उन्होंने सड़कों का सफ़र भी किया और फिर जो उन्होंने SOPs जारी किए हैं, बता दिया है कि उनका भी एहतसाब होगा, उनके वज़रा का भी एहतसाब होगा, कड़ी नज़र रखेंगे वो। देखिए, जहाँ तक आपने ये बात कही कि उन्होंने पहली दफ़ा नज़ीर कायम की है नैब में पेश होके, तो इससे पहले इस तरह के बहुत से वाक़यात मेरे इल्म में हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी जब पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, अपनी गाड़ी खुद चला के आए थे, जिस दिन पेश थे वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ भी उसी मुकदमे में जो ख़त लिखना था स्विस कोर्ट को, उस मामले में पेश हुए थे। फिर आपको ये भी याद होगा कि नवाज शरीफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे जब JIT में पेश हुए थे और 1 घंटा नहीं कई घंटे JIT के सामने उन्होंने तफ्तीश भुगती थी और तफ्तीश के बाद वापस आए थे। अभी ये भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि अभी जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स बन रही थी तो उससे पहले शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर वो नैब में 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा पेश हुए। तो इस तरह के वाक़यात बहुत दफ़ा हुए हैं और ये अगर हुए हैं और अगर नवाज शरीफ ने, अगर यूसुफ गिलानी ने और अगर इमरान खान साहब ने ये किया है और बिल्कुल किया है तो अच्छी नज़ीरें हैं, अच्छी प्रेसिडेंट्स हैं। हमारे हुक्मरानों को यह सीखना चाहिए कि जिस तरह आम आदमी जब वो किसी केस में ज़ेरे तफ्तीश होता है, वो पेश होता है, तो हमारे सारे हुक्मरानों को, सारे VIPs को वहाँ पेश होना चाहिए और आवाम के लिए ऐसी मिसालें कायम करनी चाहिए ताकि आवाम उसको फॉलो करे। जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है, ये बहुत अच्छी बात है, जो भी इसको फॉलो करता है, जो भी इसको फॉलो करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से एक वीडियो जो है व्हीकल के अंदर बैठे हुए लोगों ने बनाई, अपने उनके उस व्हीकल के सवारों ने, और उसको जारी कर दिया सोशल मीडिया पे, नज़र भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है।
कि साइड पे दोनों तरफ पुलिस भी खड़ी हुई है थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी अच्छी मिसाल है, सादगी की कायम की है। लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। इन चीज़ों को आइंदा आने वाले दिनों में जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, जब उनके साथी मुख्तलिफ ओहदों पर फायज हो जाएंगे, तब भी उसको फॉलो करना चाहिए, तब भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कंटिन्यू करना चाहिए। जब इमरान खान वजीर आजम का ओथ ले लें उसके बाद भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। फरजान, अब आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आपके शहर में ही ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आज ये जो जिस वीडियो की बात हो रही है, तारिक चौधरी साहब भी जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे, ड्राइविंग सीट पर परवेज खटक साहब थे। परसेप्शन कल तक ये था कि शायद इमरान खान और परवेज खटक की बन नहीं रही है, या मामले पर किसी भी मामले पर इख्तिलाफ है। खासतौर पर कहा जा रहा था कि उनको सीएम केपी नहीं बनाया जा रहा है, तो ज़रा खान साहब के साथ उनकी बन नहीं रही है, वो लॉबिंग कर रहे हैं, एमपीएस से राब्ते कर रहे हैं। लेकिन आज तो वो ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे, तो ये बात तो तय हो गई कि दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी नहीं है। न सिर्फ ये कि अली ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे, बल्कि अगर आपने पीछे बैठे हुए उस शख्स की गुफ्तगू सुनी हो तो वो जो साथ साथ कमेंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कमिंग वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और स्पीकर, और साथ ही साथ उन्होंने खैर वकील का भी जिक्र किया। अच्छा। लेकिन बहरहाल ये तीन चीज़ें जो हैं इसके तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो साबिक वज़ीर आला का लफ्ज़ ना उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। स्पीकर तो साबिक नहीं हो सकता, जाहिर है वो स्पीकर है, तो उन्होंने उनके लिए वज़ीर आला का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये भी एक बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा है, अगर कोई समझ सके तो। आपका जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल सीएम केपी के देख रही हैं, वो अगर सीएम ना भी हो तो वो सीएम ही है, क्योंकि बहुत सारे इशारे हमें ऐसे मिल रहे हैं। खलवतों में तो होंगे, आप ये कह रही हैं? खलवतों में भी होंगे, फैसलों में भी होंगे, और ज़रा खान साहब की हुकूमत को वहाँ पे स्टेबल होने दे। मरकज़ में वो जो MNA की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे पूरे हो जाएं, नंबर्स पूरे हो जाएं, खान साहब हल्फ उठा लें, वो वज़ीर आज़म बन जाएं, हुकूमत चल पड़े, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो नाम थे उनमें ज़ाहिर है रिशफल हो गया है। आज बहुत सारे लोगों के चेहरों पर हमने उदासी भी देखी है, खुसूसन वो लोग जिनके नामों के और शुक्रियों के, मुबारकबादों के बोर्ड भी मुख्तलिफ इलाकों में लग चुके थे सड़कों पर, और बहुत तेज़ी से नामों में जो है वो तब्दीली आ रही है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ आज वाकई सब पे वाज़े हो गई है कि खटक साहब जो हैं उनकी अहमियत किसी तौर भी तहरीक इंसाफ की अहमियत अब भी इमरान खान की नज़र में कम नहीं हुई है, ये कह रही हैं आप। ठीक है, अनवर आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। अब अनवर आपकी तरफ आ रहे हैं, ज़रा आप बताइएगा, इमरान खान ने जो आज पॉलिसी गाइडलाइंस दी हैं, यकीनन जब वो लाहौर का रुख करेंगे और पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे तो यही कुछ गाइडलाइंस वहाँ पर भी देंगे। तो ये जो बड़ी तादाद में इस इंतखाब से पहले हमने देखा था कि इलेक्टेबल्स तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो SOPs हैं जो इमरान खान चाह रहे हैं कि उनकी आने वाली हुकूमत फॉलो करे, वज़रा फॉलो करें, इतना आसान होगा? देखिए, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। इमरान खान ने यकीनन जो आज मिसाल कायम की है, जैसे तारिक साहब ने बताया कि अभी तक की तो मिसाल कोई गैर मामूली नहीं है। एक तो इसको वो कंटिन्यू रखेंगे और अपनी उस गवर्नमेंट की जिनकी लाइफ है हिस्सा बनाए रखेंगे तो बहुत बेहतर समझा जाएगा। असल चीज़ जो है कि इमरान खान ने जो फरमाया है उसके मुताबिक, जब उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि आप परेशान ना हों कि आप तनकीद कर रहे हैं कि मैं मुख्तलिफ़ पार्टियों से वही पुराने लोग लेता जा रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा कि मेरी टीम में वही लोग आगे चलेंगे जो बड़े पाक साफ होंगे। तो इमरान खान को तो अभी मिसाल वो कायम करनी है कि जितने भी जिन पे केसेस हैं नैब के या पेंडिंग केसेस हैं, अभी तक उनको कोई भी ओहदा नहीं देना चाहिए, तो फिर सबसे ज़्यादा वाह जो होगी इमरान खान की होगी। तो जब तक आपने परवेज़ खटक की बात की है, तो परवेज़ खटक का जो कौमी असम्बली का रिजल्ट रुका हुआ है, तो वो तो मेरा ख्याल है दुआ कर रहे होंगे कि ये रुका ही रहे ताकि मैं सूबाई असम्बली का हलफ उठाऊं और उसके बाद मेरा नंबर जो है वो वज़ीर आला का आएगा। और दूसरी बात ये कि असल इशू ये है कि पुराना पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बन गया था, ये जो नया पाकिस्तान है ये 14 अगस्त तक कोई बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने भी कहा है कि 11 अगस्त तक तो हम अपने तमाम जो है कागजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करेंगे, फिर 11 के बाद सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं और फिर ये प्रोसेस जाहिर है वो तारिक साहब जानते हैं 4-5 दिन का तारिक साहब की तरफ चलते हैं। तो अभी तारिक साहब इतना डिले क्यों किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से?
देखिए इसलिए डिले हो रहा है कि एक तो अभी तक बहुत से हलकों में लिटिगेशंस हैं, बहुत से हलकों में जो है रिजल्ट बहुत लेट से आया है, बहुत से हलकों में नोटिफिकेशन नहीं हुए थे। आज फाइनली इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया है। चूँकि नोटिफिकेशन से पहले ज़रूरी होता है कि एक जो मेंबर इलेक्ट होता है उसको अपने अखराजात का ऐलान करना होता है कि उसने इलेक्शन के दौरान कितने अखराजात किए। अब जब उन्होंने अखराजात जमा करा दिए तो उसके बाद उन MNAs का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया जो क्लियर थे। अब जहाँ जहाँ किसी ने पिटिशन की है, किसी ने चैलेंज किया है, किसी के मुखालिफ ने टर्मिनल में चैलेंज किया है गिनती के लिए, जहाँ गिनती टर्मिनल का प्रोसेस ख़त्म हो गया, वहाँ जिसकी तशफ़ी नहीं हुई उसके पास कानून का रास्ता था कि वो सब हाई कोर्ट के जरिए जाके दोबारा गिनती कराए। तो अब 27 हलकों में जो है कहीं दोबारा गिनती हो रही है, कहीं कुछ और मामला हैं, कहीं रिजल्ट जो है किसी और वजह से रुका हुआ है, तो उस वजह से वो मामला रुका हुआ था। अब इसका अगला मरहला ये है कि जैसे ही जहाँ जहाँ रिजल्ट रुके हुए हैं इनके या तो मामला क्लियर हो जाएंगे 2-4 दिनों में, अगर क्लियर नहीं होंगे तो इन हलकों के अलावा बाकी हलकों के रिजल्ट को, सीटों को मिलाकर ख़वातीन को रिजर्व सीटें जो हैं वो डिटर्मिन हो जाएंगी। उसके बाद जब ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा तो फिर फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन होगा स्पीकर का। सबसे पहले जो है हल्फ होगा और उसी दिन एक सेशन में हल्फ होता है आमतौर पर, और उसके बाद थोड़ा वक्फा डाल के उसी शाम को या उसी दोपहर को जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाता है। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब भी हो सकता है। वैसे तो कानूनी तौर पर 15 अगस्त तक ये प्रोसेस मुकम्मल करना है, लेकिन अगर ये किसी वजह से मुकम्मल ना हो सका तो फिर डेफिनेटली उसकी गुंजाइश निकाली जाती है कि नोटिफिकेशन के अरसे में और फिर उस डेडलाइन के दरमियान कितने दिनों का वक्फा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो नोटिफिकेशन नहीं हुए इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा होने का 270 में इंतखाब हुआ था और आज 250 से कुछ ऊपर हल्के जो हैं उनको नोटिफाई किया गया है, जिसमें इमरान खान के 3 हल्कों को नोटिफाई किया गया है, लेकिन वो भी मशरूत किया गया है। इस पर भी आपसे बात करनी है। अभी फरजाना की तरफ जाऊंगा। फरजाना, ये बताइएगा, इमरान खान ने पहले इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत की, वहां पर भी कुछ बातें की, आज पेशावर में बहुत कुछ बातें की। तहरीक इंसाफ अभी तक ऐलान क्यों नहीं कर पा रही है कि कौन CM KPK होगा, कौन CM पंजाब होगा? वज़ीर आज़म का तो नाम सामने आ चुका है, इमरान खान का, लेकिन इसके अलावा और कोई नाम सामने नहीं आ रहा, क्लियर कोई भी नहीं हुआ अभी तक। जी बिल्कुल अली, मैं आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ, लेकिन इससे पहले चौधरी साहब ने जिन चीज़ों और मसाइल की तरफ इशारा किया है उसमें एक मसला और भी उभर के सामने आया है। ये है NA4 सवात का हल्का है। यहाँ पर 4 वोटों के जो थैले थे वो लापता हो गए थे, जो आज मिल गए हैं। अच्छा। तो यहाँ पर अगर आप देख, अमीर मकाम जो है यहाँ से हारे थे और अजीजुल्लाह 50 वोटों से PTI के जो उम्मीदवार हैं उनको बरतरी हासिल थी। तो अब कल 9 बजे वो जो लापता थैले थे वो फिर से जो मिले हैं उनकी गिनती शुरू होगी। तो अब ये इस तरह के किस्से भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसा कि हाशमी साहब ने भी कहा और चौधरी साहब ने भी कहा कि इन चीज़ों को समेटते हुए ज़रा टाइम लगेगा। सही। अब आपका सवाल, आपने सवाल क्या किया था, मैं भूल गई। अच्छा, मैं सवाल दोबारा बता देता हूँ। खैर, अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो भी बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन दी। मैं ये कह रहा था कि अभी तक इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने इस बात को क्लियर नहीं किया है कि कौन CM पंजाब होगा, PK होगा, कौमी असम्बली का स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, वज़ीर दाखिला कौन होगा, इसी तरीके से सूबों में किस किस के पास कौन कौन सी वजारत होगी, कौन गवर्नर बनेगा। क्या वजह है, क्यों नहीं कर पा रही अभी तक तहरीक इंसाफ इस बात को? अफशान, देखिए, आज भी जब ये इजलास हुआ मकामी होटल में तो बहुत सारे लोग जो है तैयारी के साथ आए थे और काफ़ी मीडिया को ये बताते हुए भी बिफोर इजलास ये कहते नज़र आए कि आज शायद ऐलान हो जाएगा, और वो हम सब उम्मीद से हैं वाला हिसाब था और सारे आए हुए थे। लेकिन जो एक पहला धचका उनको लगा, जिस तरह से परवेज़ खटक साहब सारा वक्त घेरे रहे इमरान खान साहब को, वो सब के लिए एक बहुत शॉकिंग था। फिर उसके बाद वो चेहरे हमें बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दिए जिन्होंने के मुख्तलिफ ज़राए से खबरें फैलाई हुई थी कि वो वज़ीर आला बन रहे हैं। तो आज भी वो ऐलान ना हो सका और खान साहब आए, उन्होंने अलबत्ता ये ज़रूर इशारा दिया कि मैंने आप लोगों के लिए जो वज़ीर आला या काबीना बनाई है वो बहुत सोच समझ कर मैंने बनाई है। आप लोग मतलब उनका वो कहना चाह रहे थे कि आप मेरा यकीन रखें, मैं जो भी काम करूँगा वो मेरिट पे करूँगा। लेकिन जाहिर है एक मायूसी सी फैल गई और वो जो एक इंतज़ार था वो
मजीद तवील हो गया। तो वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि परवेज़ खटक साहब अभी भी ज़रा ये कह रहे हैं कि वो किसी तौर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि किसी एक को ये वज़ीर आलाशिप किसी और को दे दी जाए। अब वो लाना भी चाहते हैं तो उनके मनपसंद लोग लाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी इशारा दिया कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे मामला निपटाने के बाद, या हाशमी साहब ने जिस तरफ इशारा किया है, वो अल्लाह भी बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों पर मेहरबान होता है, किस्मत भी मेहरबान होती है, जैसे कि परवेज़ खटक साहब पर तो है ही, क्योंकि पिछला जिस तरह से उन्होंने इतनी मुश्किलों में टेनोर चलाया और वो सारा कुछ और फिर इतनी बड़ी कामयाबी भी दिलवाई, तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि एक चीज़ जो है वो वहीं स्टिक हुई है। और पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आलाशिप है या काबीना है वो यकीनन किसी मसलहत के तहत अभी तक रोकी हुई है, और वो मसलहत मुझे ज़ाहिर है, अंदाज़ा है, वो किसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहते, लेकिन अपने वज़ीर आज़म बनने से पहले मेरा ख्याल में वो इसका ऐलान नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरह के मामलात हो रहे हैं उसमें अंदाज़ा नहीं हो रहा हमें कि बात और कितनी ताख़ीर का शिकार होगी। ठीक है, आप कह रही हैं कि अंदाज़ा हो नहीं पा रहा है। चलें अनवार, अब आपकी तरफ ज़रा आएंगे और आपसे भी मुख्तलिफ क्वेश्चंस करने हैं, ख़ासतौर पर अपोजिशन के हवाले से सवाल करना है कि नून लीग ने जो है वो ऐलान तो कर दिया है कि वो भी हुकूमत बनाने के काबिल है, लेकिन दीगर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी की बात करें, क्या वो उसका साथ देगी सीएम पंजाब लाने के लिए? इस पर भी आपसे तफसीली बात करनी है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। में फरजाना अली हैं, जबकि लाहौर में अनवार हाशमी हैं, और अभी कराची से रफत सईद ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। रफत भाई, सबसे पहले अब आपकी तरफ आऊँगा। अब आप ज़रा बताइएगा, आज ये जो खदोखाल वाजे कर दिए हैं इमरान खान ने अपनी आने वाली हुकूमत के, KPK में उनकी हुकूमत बन रही है, पंजाब में बनती दिखाई दे रही है, वफाक में उनकी हुकूमत बनती दिखाई दे रही है, जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सवाबदीदी फ़ंड का उन्होंने जिक्र किया है कि वो उसको सिरे से ही ख़त्म कर देंगे। हमें पता है कि हमारी जो सियासत होती है वो सवाबदीदी फ़ंड पर ज़्यादा कायम रहती है। सिंध में इतना आसान होगा? सिंध में तो उनकी हुकूमत भी नहीं होगी, और 18वीं तरमीम के तहत सवाबदीदी फ़ंड तहरीक इंसाफ कैसे ख़त्म कर पाएगी? देखिए, हमारी पाकिस्तानी सियासत में ये है कि सवाबदीदी फ़ंड ही एक सियासतदान के लिए तवज्जो का मरकज बनती है, और अगर आप उसे ही खत्म कर देंगे तो बेचारे के लिए क्या इंसेंटिव रह जाएंगे। वो इसी लालच यही चीज लेकर आगे आते हैं। आपने बात की खदो खाल की, मेरे ख्याल में ना खदो खाल कहीं से भी उनके जो है अभी तक तो वाजे हुए नहीं है। किसी चीज के बारे में वो बता नहीं रहे। लगता ऐसा है कि उनको कोई कंट्रोल इस तरह से कर रहा है कि चीजें, मतलब उनका नई शादी के बाद जो है कुछ चीजों पे एतमाद जिस तरीके से बढ़ गया है, पीरी मुरीदी की तरफ जब वो आ गए हैं, पीरी फकीरी की तरफ आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में वो काबीना बनाने से लेकर वज़राए आला के इंतखाब तक इस्तिखारा, ये मशवरे इसके बगैर नहीं करेंगे। और आपको इसका वाज़ेह हो रही होगी ये सारी सूरत यार कि वो एक तरफ, जैसे फरजाना भी अभी कह रही थी कि परवेज़ खटक को भी उन्होंने एक इस तरह से आज जिस तरह वो लेकर गए साथ, तो एक मैसेज दिया, वो मुमकिन है एकदम उनके पीछे से भी वो हट जाए। और जहाँ तक आपने सिंध की बात की है, तो सिंध में तो उनके हाथ में मामला हो गई नहीं, अभी हुकूमतें बनने दें, उसके बाद अच्छी तरह पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी हर हवाले से तैयार है। जो बात हुई थी कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे इख्तियारात लोगों के पास हैं, ये झगड़ा खड़ा होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये वबाई सूरत इख्तियार करेगा, और जब फंड भी रिलीज नहीं होंगे, सियासतदानों को कुछ मिलेगा भी नहीं, तो पाकिस्तानी सियासतदान बहुत जल्दी जो है वो इलेक्टेबल्स की फिर क्या करेंगे? रफत साहब, चलें अगर सिंपल मेजोरिटी से तहरीक इंसाफ हुकूमत बना भी लेती है, तो क्या तमाम जो है वो कवानीन को चेंज कर पाएगी सवाबदीदी फंड के हवाले से? देखिए, बहुत सारे कवानीन सेनेट में जाने हैं, बहुत सारे कौमी असेंबली से पास होने, आखिर में जाने सेनेट में ही है। अपोजिशन खासी तगड़ी है और जो कि तैयार बैठी हुई है कि ये कोई जरा सी भी गलती करें तो उसके बाद वो आ गए। फिलहाल वो ये जवाब पैदा नहीं करना चाहते कि हुकूमत नहीं करने दी जा रही, बनाने नहीं दी जा रही, पूरे तरीके से फैसिलिटेट कर रही है हिज़्ब इख्तिलाफ। अगर आपने नोट किया होगा, किसी मामले में रुकावट नहीं है। हाँ, ये हल्के खुलने वाला मामला थोड़ा सा आज उनके लिए तशवीश का बाइस बना होगा उसमें, क्योंकि जो उनकी नापसंदीदा शख्सियात हैं उनमें राना सनाउल्लाह हैं, उनमें ख्वाजा साद रफीक हैं, उनमें ये 3-4 लोग हैं, तो यकीनन ये सारे उन हल्कों में हो रहे हैं जो नापसंदीदा लोग हैं। अब अगर ये सारे नापसंदीदा पहुंच गए तो फिर यकीनन आप देख रहे हैं कि असेंबली में क्या सूरत हाल बनेगी। ठीक है अनवर साहब, अब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो सवाबदीदी फंड का भी जिक्र हुआ है, जैसे कि रफत साहब कह रहे हैं, कहने को बड़ा आसान है, करने को बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता क्योंकि सियासत ही इस पर कायम है।
देखिए, पहले तो आप पुराने सवाबदीदी फंड मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वापस लाने में लग गए हैं और नए सवाबदीदी फंड आप बंद करना चाहते हैं, तो यकीनन पुराने सियासतदानों को मुश्किल तो पेश आएगी। लेकिन बुनियादी तौर पे इमरान खान का जो आइडिया है वो जो मकामी हुकूमतें और बल्दियाती निज़ाम है उसको फोकस करना चाहते हैं, ताकि वो आप कितने अरसे में जाके उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वो चाहते हैं कि उन लोगों को जो नाज़मीन है, नायब नाज़मीन या कौंसलर्स है, उनको फ़ंड पहुँचाया जाए और अरकान असम्बली को जो है इन चीज़ों से निजात दिलाई जाए और वो सिस्टम को बेहतर बनाने की तरफ ये वो कुछ नहीं होगा जो 2004 में हमने देखा था कि लोग MNA और MP नहीं बन रहे थे बल्कि नाजिम और नायब नाजिम बनने की दौड़ में आगे थे। जी बिल्कुल, अगर तो इम्प्लीमेंट प्रॉपर कर लिया है तो यकीनन उसको अहमियत देंगे और बड़े अच्छे लोग फिर निचली सतह पे भी इलेक्ट होने में की कोशिश करेंगे और उसको तरजीह देंगे। लेकिन अभी तक तो जितने फ़ंड खर्च करके जो लोग आए हैं यकीनन वो इसलिए नहीं आए कि उनके सवाबदीदी फ़ंड भी ख़त्म कर दिए जाएँ, लेकिन हम कोई इसके हक़ में नहीं है। बड़ा अच्छा इकदाम है। अगर गवर्नमेंट इतना अच्छा सिस्टम जो है वो बना लेती है तो फिर ये सवाबदीदी फ़ंड का जिस तरह मिसयूज़ होता था वो एक अलग इशू होगा। लेकिन असल इशू तो अभी वही आ जाता है ना, जैसे आप फॉर्मेशन वाला पूछ रहे थे रिफा साहब से, कि अभी तो अरकान को पता नहीं चल रहा कि सूबाई असम्बली रखें या कौमी असम्बली रखें, क्योंकि 7 कौमी असम्बली के हल्के तो वैसे नतायज रोक लिए गए और कुछ ने नशिस्तें छोड़नी है। ना पता चलता है कि वजीर इसको क्योंकि अभी जो भी वजीर आला का कैंडिडेट आता है उसका केस सामने आ रहा है। पंजाब में 3 उम्मीदवार सामने आए, तीनों के केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं। चौधरी साहब आपका क्या इनपुट होगा इस सवाबदीदी फंड के मामले पर? अगर आपकी इजाजत हो, देखिए मैं बड़ी मादरत से अगर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, चौधरी साहब अपनी बात कर लें। जी चौधरी साहब। जी मैं ये कह रहा था कि मैं अपनी गलती अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उस पर पहले मादरत कर लेता हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत अरसा से पहले से ही जो अरकान कौमी असम्बली उनके तरक्याती फ़ंड बंद हो चुके हैं। अब उनको सालाना कुछ अर्सा पहले सालाना 1 करोड़ रुपए की गैस और बिजली की स्कीमें मिलती थी। वो रिकमेंड करते थे कि उनके फ़लाँ हल्के के फ़लाँ गाँव में या फ़लाँ यूनियन कौंसिल में ये फ़लाँ जगह पे गैस फराहम की जाए और गैस या बिजली जो है महकमे खुद फराहम करते थे। अरकान कौमी असम्बली को जो पैसे हैं, जो तरक्याती फ़ंड हैं, वो मिलना बहुत अर्सा पहले बंद हो चुके थे। अगर वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीदी स्कीमें होती थी, सवाबदीदी फ़ंड होते थे, वो किसी शहर में जाते थे, कराची के लिए, लाहौर के लिए पैकेज का ऐलान करते थे, तो फिर उसकी बात अलग है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अरकान कौमी असम्बली की तरक्याती स्कीमें बहुत अर्सा पहले बंद हो चुकी हैं। दूसरी बात हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी मुख्तलिफ जगहों पे कि CM का तकर्रर क्यों नहीं हो रहा है। फरजाना बात कह रही थी कि जो वीडियो टेप आई है व्हीकल के अंदर से जो बात हो रही है, बार बार मुखातब कर रहे हैं वो खटक साहब को, पीछे बैठे हुए साहब गालिबन अली जैदी हैं। मेरी यहाँ पर जो इतलात हैं, जो बनी गाला से हमें कुछ इतलात मिली हैं, 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन मुझे इतला ये मिली है कि महमूद खान साहब, जिनका तल्लुक गालिबन सवात से है या मालाकंड डिवीजन से है, उनकी तरफ जो है बात जाती हुई नजर आती है। यहाँ पर वफाकी हुकूमत के हल्कों में वो बात बहुत ज्यादा ज़ेरे गौर है। एक और आपने बात की, जी चले ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इस वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सवाबदीदी फंड की बात कर रहे थे कि इमरान खान ने कहा है कि तमाम लोगों का सवाबदीदी फंड खत्म कर दिया जाएगा। फरसान, अब आपकी तरफ आऊंगा, ये जरा बताइएगा, पिछले 5 साल KPK में PTI की गवर्नमेंट रही, लेकिन सवाबदीदी फंड के मामले में इस हद तक एक्शन नहीं लिया या कोई बात भी नहीं की इमरान खान ने, उसकी वजह क्या थी? और साथ साथ आज उन्होंने पेशावर में यह बात कही है कि वुज़रा से बास पुरस होगी, तो पिछले 5 सालों में यह बात क्यों नहीं की गई? देखें, जो पिछले 5 साल ये है कि उनकी मखलूत हुकूमत थी और फिर वो नए नए आए थे, तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मैनेज भी करना था और सीखना भी था, और उसी से उन्होंने सीखा कि कितने मसाइल पैदा हुए। ख़ुसूसन जो बात हुई है निचली सतह पर, हमने जो इख्तियारात की मुंतकिली की है और बल्दियात का जो सिस्टम आया है, उसके बाद तो जाहिर है ये जो फंड्स हैं उसे निचली सतह पर ही जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उधर चले गए। लेकिन चौधरी साहब की बात से भी मैं इत्तफाक करूँगी कि वो स्कीमों वाला सिलसिला जो शुरू हुआ है, चौधरी साहब की इतला के लिए अर्ज के बहुत सारी चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा में ये भी सामने आई थी, इवन की ख़वातीन मेंबरान असम्बली ने भी अपनी वो स्कीमें भी बेच दी थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, और इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और शफाफियत का वो जो सिस्टम है उसको लागू करने के लिए खान साहब का ये आइडिया पहले था, लेकिन जाहिर है उस वक्त मखलूत हुकूमत थी, वो दूसरे लोगों की तरफ देख रहे थे। फिर मखलूत भी थी, पहली दफ़ा हुकूमत मिली थी, आपकी
बार दोबारा मिल रही है, तो जो खान साहब कहते हैं कितना अमल दरामद होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कमी रह गया है, तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बहुत ज़्यादा कुछ सख्त रिमार्क्स दिए हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। उसके साथ साथ नादरा ने भी इलेक्शन कमीशन पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं। तो रफ़ा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये माजरा क्या है, आप कैसे देखते हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें की हैं उसके बाद जो है ये जितना भी आप तनकीद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, जो ये प्रोसेस चल रहा है ये तो हर हालत में कंप्लीट हो ही जाएगा। तमाम तर तनकीदों के बावजूद, इमरान खान के नैब में आज पेश होने के बावजूद, एक लिहाज से कह सकते हैं कि आप उनको एक इमर्ज किया जा रहा है कि वो आज देखें नैब के सामने भी वो पेश हो गया। इससे पहले उन्होंने कभी अदालतों का इस तरह से एहतराम नहीं किया। तो मैं इस बात को तो इतनी उससे नहीं देखता, ये सारे मामला उनके हक में हैं, वो हो जाएंगे। आपने बात की थी स्वाभिमानी फंड की, तारीख में एक बात की थी, वो बंद हो चुके हैं। तो वो गरीब एमएनए बेचारा जो अपनी जमा पूंजी लगाकर, कम से कम पैसा लगाकर जो गोश्तवारे जमा कराए हैं, आपने कंपेन भी देखी कैसी महंगी कंपेन थी लोगों की, लेकिन बेचारे ने पैसे लगाए, तो वो कमीशन से कमाएगा ना, जो ठेके मिलेंगे उसकी कमीशन से कमाता है। और अभी तो किसी एमएनए को ये नहीं पता कि उसकी मराद क्या है, उसके इख्तियारात। नए नए लोग आए हैं, पुराने जो इलेक्टेबल जिन्हें कहा जाता है वो तो सारे गुर जानते हैं। नए वालों को वो गुर सिखाएंगे तो वो आगे चल के बड़े फॉर्मल हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे और अपना काम खुद करने के काबिल हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद पता चलेगा सही अपोजिशन का भी और सही हुकूमत करने का भी। इमरान खान इतनी आसानी से हुकूमत ना कर सकें। और कराची के हवाले से एक बात मैं कहूँ कि कराची में एमक्यूएम ने जो किया वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो बल्दियाती इदारों के हवाले से जो मदद होगी उससे वो अपना एक इमेज बेहतर कर पाएंगे। एमक्यूएम की उम्मीद यही है कि शायद इमरान खान जो है उनको कुछ इस तरह के पैकेजेस दे देंगे कि उसके बाद इन्हें काम करना यहाँ आसान हो जाएगा और ये अपनी साथ चले। वादे तो मुस्लिम लीग नून ने भी एमक्यूएम के साथ बहुत किए थे, लेकिन वो वफा नहीं हुए, क्योंकि वो वादे ही क्या जो अब देखते हैं पीटीआई के वादे वफा होते हैं नहीं होते। चले, टाइम की कमी है। रफा साहब, अब अनवार की तरफ जाऊंगा। अनवार साहब, आप अपने कमेंट कीजिएगा इलेक्शन कमीशन के हवाले से। देखिए, एक पीटीआई ऐसी रह गई थी जो इलेक्शन पे अपना एतमाद जाहिर कर रही थी। फवाद चौधरी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया कि ये कैसा इलेक्शन कमीशन है कि पूरा 5 साल गिनती होती रहेगी। और उसके बाद आप देख लें कि जो वज़ीर आज़म को उम्मीदवार है वो भी मशरूत तौर पर हलफ उठाएगा। और तीसरी बात है कि बज़ाहिर कहा जाता है कि मुझे स्टेट के इख्तियारात दिए जाते हैं जो फौरी फैसले करते हैं। तो वो आपने देख लिया कि जो बेज़ाब्तगियाँ मौके पर हुई हैं उस पर जो है वो भी आगे इलेक्शन कमीशन की जो है वो केसेस में चली गई है। और तीसरी बात यह कि जो हल्का वाकई खुल रहा है उसमें जो है वो वोटों में फ़र्क तो नज़र आ रहा है। इमरान खान का अपना हल्का देख लें, साद रफ़ीक के मुकाबले के पहले चंद थैले खोले गए तो तकरीबन 250 वोटों का फ़र्क पड़ गया। आज दोबारा प्रॉपर गिनती शुरू हुई है तो अभी चंद थैले खोले हैं तो 78 वोट जो है साद रफ़ीक के ज़्यादा निकल आए हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का सिस्टम यकीनन इतना ख़राब था कि तकरीबन तमाम जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बयान कर दिए हैं। यकीनन इसकी तफसीली इंक्वायरी होगी। तारिक साहब, आप क्या कहेंगे? आज इमरान खान को 3 हलकों से जो है वो कामयाब करार दिया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और वो भी मशरूत तौर पर, यानी वो उनकी भी कामयाबी स्टेक पर लग गई है। देखिए, नहीं, ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। किसी भी शख्स ने एक हल्के से हल्फ उठाना होता है। इमरान खान साहब ने बाकी हल्के थे, एक हल्के से हल्फ उठाना था तो तारिक साहब, आपकी आवाज़ जो है वो आई थिंक हमारे पास सही तरह नहीं पहुंच पा रही है। हाशमी साहब ने जो बड़ी अहम बात की है कि पीटीआई ने भी अल्टीमेटली बाकी सारी जमातों को ज्वाइन कर लिया है जो पहले से इलेक्शन कमीशन की इनकॉम्पिटेंस पे वो सवाल उठा रही थी। अब देखा कितनी अजीब बात है कि डेरा बुगटी का रिजल्ट तो पहले आ गया, लेकिन कराची शहर का रिजल्ट 48 घंटे ना आया। मुल्तान के एक हल्के का शाह महमूद कुरैशी साहब का जो रिजल्ट है वो रात 9 बजे तक मुकम्मल हो गया, और इस्लामाबाद के हल्के यानी 53 का रिजल्ट जो है 2 दिन तक ना आया। तो इलेक्शन कमीशन की इनकॉम्पिटेंस तो है, उसके बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लेकुनाज हैं। देखिए ना, अभी फरजाना ने कहा कि कहीं जो है गटर से थैले मिल रहे हैं, कहीं से 4 थैले गुम हो गए, आज मिल गए। कराची में एक स्कूल से ढेर लगे हुए थे बैलेट पेपरों के, एक जगह कचरा कुंडी में बहुत सारा ढेर लगा हुआ था बैलेट पेपरों का, कहीं से वो रिजल्ट के जो थैले हैं वो मिल रहे हैं, कहीं से बैलेट पेपर बिखरे हुए मिल रहे हैं सड़कों पर। तो ये सारा इलेक्शन कमीशन ने मैनेज करना था, किसी और महकमे ने तो नहीं करना था। आज अगर पीटीआई और इससे पहले बाकी जमातें इल्ज़ाम लगा रही है, सवाल उठा रही है, तो बिल्कुल ठीक सवाल है, इन चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए।
सही है। फरजाना, आप क्या कहेंगी? इलेक्शन कमीशन पर हम देखते हैं हर बार इल्ज़ामात लगते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगला इंतखाब जब वो कराएंगी तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद जब अगला इंतखाब होता है तो मज़ीद मसाइल सामने आते हैं। ये तो हर दफ़ा का मैंने 4 इलेक्शन जो है वो कवर कर लिए, हर दफ़ा का ये मसला है और हम इसी तरह की बातें करते हैं और इलेक्शन कमीशन अपनी खामियां, अपनी कमज़ोरियां, अपनी कोताहियां बिल्कुल ना मानने को तैयार होता है और ना ही उसको ठीक करने की कोशिश करता है। सिर्फ कराची की कचरा कुंडी से नहीं, पेशावर से भी बहुत सारे नालों से बैलेट पेपर जो हैं वो बरामद हो रहे हैं और वो सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मीडिया पर एक ख़ास किस्म की खामोशी छाई हुई है, जिसकी वजह से वो चीज़ें इतनी मंजर आम पर नहीं आ रही जो कि 2013 में थी। तो ओवरऑल वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में ही थी, मैंने जो देखा वो बयान करना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। चलें, आप ये कह रही हैं जो देखा वो बयान करना मुमकिन नहीं। फरजाना, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रही। अनवार हाशमी, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक चौधरी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे, तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और रफ़त सईद ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, रफ़त साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तरीके से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो चीज़ें की हैं, जो खामियां सामने आई हैं, अब उन पर तहकीकात हो रही है। तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपना निज़ाम भी सही करना चाहिए ताकि आने वाले जो अब इलेक्शन है, यानी कि जो अगला इलेक्शन है, वो खामियों से जो है वो पाक रहे। मुझे दीजिए इजाज़त।